नमस्कार साथियों, कविता पर केंद्रित इस पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। कल एक बेहद दुखद खबर सुनने को आई। डॉक्टर नंदकिशोर नवल, जो कि हिंदी के एक बेहद सुपरिचित आलोचक हैं, उनका कल देहांत हो गया। उनके सानिध्य में, उनके संपादन में हिंदी की एक पूरी पीढ़ी, कवियों की एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई है। और कल मैं प्रसंगवश उनकी कविता अभी ये जो एक किताब है जो 2014 में आई थी छपकर, उसे पढ़ रहा था। और उसे पढ़ते पढ़ते जिसमें उन्होंने बहुत सारे समकालीन कवियों के बारे में लिखा है, उनकी कविताओं के बारे में अपनी बात कही है। इसे पढ़ते पढ़ते कल मैं विष्णु खरे के बारे में पढ़ने लगा। विष्णु खरे 2018 में चल बसे थे। पिछले कुछ वर्षों में जिन बड़े लेखकों को हमने खोया है, उनमें विष्णु खरे भी एक बहुत बड़े पोएट हैं। तो विष्णु खरे के बारे में बात करते करते उन्होंने एक प्रसंग लिखा है कि जब रघुवीर सहाय पटना आए थे एक रीडिंग के लिए, तब नंदकिशोर नवल रघुवीर सहाय के साथ चाय पीने गए थे कॉलेज के पास किसी कैंटीन में। और वहाँ पर उन्होंने रघुवीर सहाय से पूछा था कि अभी के समकालीन कवियों में उन्हें सबसे अधिक कौन पसंद है, जो युवा कवि हैं, उस समय के युवा कवि जो थे, उनमें सबसे अधिक कौन पसंद है। और रघुवीर सहाय ने कहा था कि उन्हें विष्णु खरे सबसे ज़्यादा पसंद है, जिनका फॉर्म उन्हें सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगता है। तो ये फॉर्म क्या है, इस पर फिर डॉक्टर नंदकिशोर नवल उस अपने ऐसे में विचार करते हैं। तो आज डॉक्टर नंदकिशोर नवल को याद करते हुए मुझे लगा कि विष्णु खरे की कुछ कविताएं मैं आपको सुनाऊं। ये कविता है लड़कियों के बाप। मैं पहले आपको कविता पढ़कर सुनाता हूं, फिर कविता पर थोड़ी बात होगी। लड़कियों के बाप। वे अक्सर वक्त के कुछ बाद पहुंचते हैं, हड़बड़ाए हुए बदहवास पसीने पसीने, साइकिल या रिक्शों से, अपनी बेटियों और उनके टाइपराइटरों के साथ, करीब करीब गिरते हुए उतरते हुए। जो साइकिल से आते हैं वे गेट से बहुत पहले ही पैदल आते हैं। उनकी उम्र 55 से 60 के बीच, उनकी लड़कियों की उम्र 18 से 25 के बीच, और टाइपराइटरों की उम्र उनके लिए दिए गए किराए के अनुपात में। क्लर्क टाइपिस्ट की जगह के लिए टेस्ट और इंटरव्यू हैं। सादा, घरेलू और बेकार लड़कियों के बाप अपनी बच्चियों और टाइपराइटरों के साथ पहुंच रहे हैं। लड़कियां जो हर इम्तिहान में किसी तरह पास हो पाई हैं, दुबली पतली, बड़ी मुश्किल से कोई जवाब दे पाने वाली, अंग्रेजी को अपने अपने ढंग से गलत बोलने वाली, किसी के भी चेहरे पर सुख नहीं, हर एक के सीने सपाट, कपड़ों पर दाम और फैशन की चमक नहीं, धूल से सने हुए दुबले चिड़ियों जैसे सांवले पंजों पर पुरानी चप्पलें, इम्तिहान की जगह तक बड़े टाइपराइटर मैली चादरों में बंधे उठा कर ले जाते हैं बाप। लड़कियां अगर दबे स्वर में मदद करने को कहती भी हैं, तो आज के विशेष दिन और मौके पर उपयुक्त प्रेम भरी झिड़की से मना कर देते हैं। 11 किलो वजन दूसरी मंजिल तक पहुंचाते हुए हाँफते हुए। इम्तिहान के हॉल में वे ज़्यादा रुकना चाहते हैं, घबराना नहीं वगैरह कहते हुए, लेकिन किसी भी जानकारी के लिए चौकन्ने, जब तक कि कोई चपरासी या बाबू तंग आकर उन्हें झिड़के और बाहर न कर दे। तिस पर भी वे उसे बार बार हाथ जोड़ते हुए बाहर आते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हुए कि डिक्टेशन कौन देगा, कौन जांचेगा पर्चों को, फिर कौन बैठेगा इंटरव्यू में, बड़े बाबुओं और अफसरों के पूरे नाम और पते पूछते हुए। कौन जानता है कोई बिरादरी का निकल आए, या दूर की ही जान पहचान का, या अपने शहर या मोहल्ले का। उन्हें मालूम है ये चीज़ें कैसे होती हैं। मुमकिन है कि वे चाय पीने जाते हुए मुलाजिमों के साथ हो लें, पैसे चुकाने का मौका ढूंढते हुए। अपनी बच्ची के लिए चाय और कोई खाने की चीज़ की तलाश के बहाने उनके आधे अश्लील इशारों, सुझावों और मजाकों को सुना अनसुना करते हुए, नासमझ दोस्तानों में हंसते हुए, इस या उस दफ्तर में लगे हुए या मुल्क के बाहर बसे हुए अपने बड़े रिश्तेदारों का जिक्र करते हुए। वे हर अंदर जाने वाली लड़की से वादा लेंगे कि वह लौटकर अपनी सब बहनों को बताएगी कि क्या पूछते हैं, और उसके बाहर आने पर उसे घेर लेंगे और उसकी उदासी से थोड़े खुश और थोड़े दुखी होकर उसे ढाढ़स बंधाएंगे। अपनी अपनी चुप
और पसीने पसीने निकलती लड़की को उसकी अस्थाई सहेलियों और उनके पिताओं के सवालों के बाद कुछ दूर ले जाकर तसल्ली देंगे। तू फिक्र मत कर बेटा, तू बहुत मेहनत की है तूने इस बार, भगवान करेगा तो तेरा ही हो जाएगा वगैरह कहते हुए, और लड़कियां सिर नीचा किए हुए उनसे कहती हुई, पापा अब चलो। लेकिन आखिरी लड़की के निकल आने तक और उसके बाद भी जब इंटरव्यू लेने वाले अफसर अंग्रेजी में मजाक करते हुए बाथरूम से लौटकर अपने अपने कमरे में जा चुके होते हैं, तब तक वे खड़े रहते हैं। जैसा भी होगा रिजल्ट बाद में घर भिजवा दिया जाएगा, बता दिए जाने के बावजूद किसी ऐसे आदमी की उम्मीद करते हुए जो सिर्फ एक इशारा ही दे दे। ऑफिस फिर ऑफिस की तरह काम करने लगता है, फिर भी यकीन न करते हुए मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हुए वे उतरते हैं भारी टाइपराइटर और मन के साथ। जो आए थे रिक्शों पर वे जाते हैं दूर तक, फिर से रिक्शे की तलाश में। बीच बीच में चादर में बंधे टाइपराइटर को फुटपाथ पर रखकर सुस्ताते हुए, देवड़ा किराया मांगते हुए रिक्शे वालों और जमाने के अंधेर पर बड़बड़ाते हुए, फिर अपनी लड़की का मुंह देखकर चुप होते हुए। जिनकी साइकिलें दफ्तर के स्टैंड पर हैं वे बांधते हैं टाइपराइटर कैरियर पर। स्टैंड वाला देर तक देखता है रहता है नीची निगाह वाली लड़की को, जो पिता के साथ ठंडे पानी की मशीन वाले से 5 पैसा गिलास पानी पीती है और इमारत के अहाते से बाहर बैठती है साइकिल पर सामने। दूर से वह अपने बाप की गोद में बैठी जाती हुई लगती है। तो अब देखिए, विष्णु खरे ने एक पूरी कहानी कह दी है। रघुवीर सहाय ने इनके एक किताब के इंट्रोडक्शन में भूमिका में लिखा था कि विष्णु खरे कहानी में कविता लिखते हैं। कविता में कहानी तो बहुत सारे कवियों ने लिखी है, लेकिन कहानी में कविता यानी कहानी कब धीरे धीरे कविता का रूप ले लेती है, कब उसके मौन मुखर हो जाते हैं, कब उसमें एक तरह की लय पैदा हो जाती है जो पूरी की पूरी कहानी को एक काव्यात्मक ढांचा दे देती है, कब वो उस कहानी में ऐसी व्यंजना शक्ति पैदा हो जाती है, ऐसी सजेस्टिविटी पैदा हो जाती है कि वो कविता का रूप ले लेती है। ये विष्णु खरे की कविता में देखने को मिलता है। रघुवीर सहाय की ही परंपरा है गद्य कविता, और गद्य कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जिन 2 कवियों ने मुख्यतः किया है, बहुत सारे कवियों ने गद्य कविताएं लिखी है, लेकिन जिन 2 कवियों ने उसको सचमुच बहुत आगे तक लेकर गए हैं उनमें मंगलेश डबराल और विष्णु खरे प्रमुख हैं। और उनमें भी विष्णु खरे तो बिल्कुल गद्य के कवि हैं, वो गद्य में ही कविता लिखने का मादा दिखाते हैं। इनकी एक कविता है डर, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको वो कविता डरो, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। डरो, ये कविता आपको पढ़ते हुए आपको रघुवीर सहाय की हंसो हंसो जल्दी हंसो याद आ जाएगी। जिस तरह से हंसो हंसो जल्दी हंसो जो फ्रेज है वो बार बार रिपीट होकर एक तरह की मनोस्थिति तैयार कर देती है, जो हंसने के बिल्कुल उल्टी मनोस्थिति है। यहाँ डरो के रिपीटेशन से एक बहुत एक विराट मनोस्थिति बनती है, जो हमारे समय की जो विभीषिका है, जिस तरह के दौर में हम गुजर रहे हैं, उस दौर का एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन खड़ा कर देती है। अब देखिए कितनी अच्छी कविता है। डरो, कहो तो डरो कि हाय यह क्यों कह दिया, ना कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो, सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दिया, ना सुनो तो डरो कि सुनना लाजिमी तो नहीं था, डरो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी यह ना हो, ना देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी यह ना हो, ना देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे, सोचो तो डरो कि वह चेहरे पर ना झलक आया हो, ना सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ दे ना दे, पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकने वाला कौन है, ना पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे आजकल क्या पढ़ते हो, लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकते हैं, ना लिखो तो डरो कि नई इबारत सिखाई जाएगी, डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है, ना डरो तो डरो कि हुक्म होगा कि डर। ऐसी इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, और इनकी कविताओं में जिस तरह की कहानियां ये कह देते हैं, जैसे इनकी कविता है गूंगा, जिसमें एक गूंगा लड़का है जो एक कौवे की जान बचाता है, और कुछ 4-5 और लड़के हैं जो उस कौवे को मारना चाहते हैं, और वो गूंगा उस कौवे को उनसे बचाकर भागता है। और
अचानक हमें बुद्ध का वो प्रसंग याद आ जाता है जिसमें देवव्रत ने एक कबूतर को मार गिराया था और बुद्ध ने उस कबूतर की जान बचाई थी। फिर उनके बीच में एक वार्तालाप हुआ था और बुद्ध ने कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला ऊंचा होता है, तो वो उस कबूतर पर उनका अधिकार है कहकर उन्होंने तर्क शक्ति के जोर पर उस कबूतर को उन्होंने बचाया था, उसे अपना लिया था। गूंगे के पास तो तर्क शक्ति का भी जोर नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो बचा रहा है उस कौवे को, भागते हुए दौड़ते हुए एक लोहे के दरवाजे वाले घर के अंदर छुपकर तमाम चीजें कर रहा है। और अंत तक पहुंचते पहुंचते जब वो फिर से भाग जाता है और वो लड़के उसे ढूंढने के लिए पार्क में जाते हैं, वहां उसे नाली के पास वाली टूटी पुलिया पर छोटा कौवा हाथ में लिए रोता हुआ पाते हैं। यानी गूंगे का क्रंदन, गूंगे का रोना कितनी दारुण कितना दारुण एक बिंब गढ़ देता है, और कौवा मर चुका है, इस तरह की एक बात यहाँ पैदा होती है। तो ऐसी कहानियां जिसमें जो अपने अंत में बहुत देर तक ध्वनित होती रहती हैं। इनकी एक और कविता है न हन्यते, अद्भुत वो कविता है। उसमें एक बूढ़ा आदमी जो अब धर्म कर्म करता है, पूजा पाठ में लगा रहता है, वो विष्णु खरे जो कि रिपोर्टर है, रिपोर्टर से अपनी बात कह रहा है कि वो जवानी में उसने कैसे कुकर्म किए हैं, वो कैसे दंगों में शरीक हुआ, उसने किस तरह के गलत काम किए हैं, इसकी वो एक पूरी गवाही देता है। बहुत हमारे समय की को बहुत कायदे से रिफ्लेक्ट करती हुई वो कविता है। एक और इनकी कविता है लालटेन जलाना। लालटेन जलाना में एक मैनुअल की तरह लिखी गई कविता है कि लालटेन जलाते किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो बिल्कुल लालटेन जलाने जैसा अनुभव होता है उस कविता को पढ़ते हुए। एक एक चीज़, बारीक से बारीक चीज़, मिट्टी के तेल के प्रकार से लेकर उसके अंदर के पलीते को कैसे काटा जाना चाहिए, उसमें कांच को कैसे साफ किया जाना चाहिए, हर एक बात बारीकी से, जितने नज़दीक से वो लालटेन जलाने की प्रक्रिया को देखते हैं, ये सिर्फ विष्णु खरे ही कर सकते थे। तो इस तरह की इनके पास बहुत सारी अद्भुत कविताएं पढ़ने को मिलती हैं। इनकी एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, और रघुवीर सहाय जब भी इनसे मिलते थे तो उन्हें ये कविता पढ़ने के लिए कहते थे। ये कविता है एक कम। आप देखिए कितनी अच्छी कविता है ये, एक कम। ये भी छोटी सी कविता है। इनकी कविताएं अमूमन काफ़ी लंबी होती हैं, इसलिए मैंने एक ही लंबी कविता पढ़ी और 2 छोटी कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैं विश्राम दूंगा आज के इस एपिसोड को। तो एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। यानी एक भिखारी के सहारे हमारे समय पर इतना बड़ा एक कमेंट करना कि वो और अब देखिए, जब मैं कविता पढ़ाता हूँ छात्रों को तो मैं उनसे कहता हूँ कि एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कम किया करें, विशेषणों का इस्तेमाल जितना कम हो कविता उतनी अच्छी होती है। यहाँ पे अब देखिए उन्होंने कितने विशेषण का इस्तेमाल किया, एक एक बात को कहने के लिए 3-3, 4-4 विशेषण। आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। एक एक चीज के 2-2, 3-3, 4-4 प्रकार वो खोलते चले जाते हैं। जो एरिस्टोटल शायद जिसके बिल्कुल अगेंस्ट होंगे कि किसी भी चीज में एंड की नैरेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा हेंस देयरफॉर एक कॉज इफेक्ट की नैरेटिव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसको बिल्कुल ललकारते हुए
एक कविता गढ़ दी है। सिर्फ अंत में जाके पूरी की पूरी कविता जैसे ढह जाती है। कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो, मुझे कुछ देकर या ना देकर। यहाँ भी दो प्रकार है, कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। कविता का नाम भी एक कम, तो फॉर्म में ही ये कविता कितनी मुकम्मल हो जाती है अपने। इस तरह की कविताएं, और इस कविता में आप देखिए वो ना खुद को एक हमारे समाज के एक जो आश्रित है वर्ग है, जो कमजोर है, तबका है ना, उसको कुछ कह रहे हैं, उस पर कोई बहुत बड़ा कमेंट करे ना, खुद पर करे ना, इनमें लिबरल वाला गिल्ट भी नहीं है। ये सीधा सीधा सिस्टम को ललकार रहे हैं। ये 1947 से बात शुरू होती है और अंत में यही बात कुल मिलाकर सिस्टम को ललकारती है कि ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं हमारे इस समाज में। जैसे लड़कियों के बाप वाली कविता में जैसे कुछ सीट के लिए बहुत सारी लड़कियां पहुंची हुई हैं, या अंत में जो बात कही गई है, दौड़ा किराया मांगते हुए रिक्शे वाले और जमाने के अंधेर पर बड़बड़ाते हुए। तो ये जो जमाने का अंधेर है उसे वो इस विष्णु खरे के लिए सबसे बड़ी समस्या है, ना कि किसी एक से लड़ना या किसी एक व्यक्ति विशेष को अपनी कविता में ललकारना। ये इनकी कविता में बार बार देखने को मिलता है। तो ये अपने जिस दौर में इन्होंने कविता कर्म किया, 70 और 80 90 के दशक से लेकर बाद तक, यानी 40 साल से अधिक इनका कविता कर्म का एक दौर रहा है, लगभग 50 साल का कविता कर्म का दौर रहा है। तो ये इस पूरे दौर में जिन चीज़ों से टकराए वो, एक पत्रकार होने के नाते, एक लेखक होने के नाते, उनको उन्होंने कविता में स्थान दिया है। तो बहुत अच्छी कविताएं हैं विष्णु खरे की। 2018 में हमने जिन बेहतरीन कवियों को खो दिया उनमें से ये भी एक थे, और इन्हें पढ़ा जाना चाहिए। इन्हें हिंदी साहित्य समाज भूल तो नहीं पाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा हम युवा इनको पढ़ेंगे और इनसे सीखेंगे, उतनी ही हमारी अपनी खुद की कविताएं भी समृद्ध होती जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आप अपना ख्याल रखिए। दोबारा नंद किशोर नवल को श्रद्धांजलि। हमने उन्हें कल खो दिया और ये बहुत बड़ी क्षति है हिंदी समाज के लिए। तो बस मुझे यही कहना था। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए। हम कल फिर मिलेंगे एक नए कवि और एक नई कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।